हेलो गाइस। अभी पिछली वीडियो जब हमने बनाई एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए कि हाउ टू लॉन्च एफआईआर थ्रू पुलिस स्टेशन, कैसे आपको दर्ज करानी है एफआईआर, तो वी हैव रिसीव्ड सम मैसेजेस कि अगर थाना ही एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, हमने एप्लीकेशंस दी हैं, हम कई बार थाने गए हैं और अभी तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो गई है, हमें 10 दिन हो गए हैं घूमते घूमते थाने में, 15 दिन हो गए हैं और हमारा मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या फर्दर एक्शंस होते हैं, इसको लेके कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो आज हम लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि अगर हाजत थाना द्वारा आपका मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है, कोई घटना कारित हुई है और आपका मुकदमा, आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई है, तो आपको क्या करना है, उसकी रेमेडी के लिए बात करेंगे। तो फ़र्ज़ कीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना कारित होती है और वो एप्लीकेशन, वो मैंने आपको प्रोसेस पिछली वीडियो में बताया था किस तरह से एप्लीकेशंस ड्राफ्ट करनी है और कैसे देनी है, किस थाने में देनी है, वो मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो अगर उससे कंसर्न कोई चीज़ आपको समझनी है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना कारित होती है और वो थाना जाता है, एप्लीकेशन देता है, ड्राफ्ट करता है और बताता है कि भाई साहब महोदय कि ऐसी ऐसी घटना है और मेरे साथ ये हुआ है, लिहाजा मेरी एफआईआर लिख ली जाए और उसके जो है जांच की जाए। लेकिन अगर थाने द्वारा, थाना प्रभारी द्वारा उसके प्रार्थना पत्र का डिस्पोजल कर दिया जाता है, जबकि देयर इज अ एविडेंसेस, तो फिर क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर थाने ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, जबकि अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 1 बिल्कुल क्लियरली है कि कोई भी थाना प्रभारी किसी भी ऑफेंस के लिए इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उसको पूरी पावर है। अगर उन्होंने अपना जॉब को ठीक से नहीं किया है या फिर वो किसी प्रभाव में थे, उन्होंने जो सही काम करना चाहिए था वो नहीं किया है, या फिर और भी कोई वजह हो सकती है, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, उधर नहीं जाएंगे। हम अपनी रेमेडी पे बात करेंगे कि हमें क्या करना है। उन्होंने आपका अपना जो उनका काम था उन्होंने प्रॉपर नहीं किया और आपकी एफआईआर नहीं करी है, इवन यू हैव अ सफिशिएंट एविडेंसेस, तो आपको क्या करना है? तो आपको सबसे पहले उस ज़िले के एसएसपी महोदय के यहाँ प्रार्थना पत्र देना है और प्रार्थना पत्र में आपको वैसे ही ड्राफ्ट करना है जैसे ड्राफ्ट करके आपने थाने में दिया था कि कब घटना हुई, क्या क्या था, कौन कौन लोग थे, क्या टाइम था, सारी चीज़ें वैसे ही मेंशन करनी है और कितने एक्यूज थे, सारी चीज़ें मेंशन करके फिर लास्ट में आपको कुछ लाइंस बढ़ानी है कि हमने इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र हाजा थाना में इस दिनांक को दिया था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः महोदय से निवेदन है कि आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें जिससे कि न्याय मिल सके। ये एक लाइन आपको जब आप एसएसपी साहब को प्रार्थना पत्र देंगे उसमें एक बढ़ा देनी है कि मैं ऑलरेडी जो है हाजा थाना में प्रार्थना पत्र दिया हूँ, लेकिन उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, लिहाजा हम आपके पास आए, आप हमारी हेल्प करें। तो जो आप प्रार्थना पत्र देंगे एसएसपी साहब को, वो आप पर्सनली जाके भी दे सकते हैं, उस पर वो आदेश कर देंगे। अदरवाइज आपको जो मेन काम करना है वो थ्रू रजिस्ट्री भेजना है। आपको डाकघर जाके वो प्रार्थना पत्र थ्रू रजिस्ट्री उस ज़िले के एसएसपी साहब को भेजना है। वो प्रार्थना पत्र फॉरवर्ड होके, मार्क होके आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे या जहाँ पर घटना हुई है वहाँ पर चला जाएगा और उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जब बड़े अधिकारी के यहाँ से कोई प्रार्थना पत्र आता है या कोई कंप्लेनेंट बड़े अधिकारी के पास चला जाता है और फिर वहाँ से पूछा जाता है, तो अगर सही काम नीचे नहीं किया गया है तो वो उसको दोबारा से विवेचना करके प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करके मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। मगर कहीं कहीं पे ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव में है किसी के, तो उन्होंने जो पहले रिपोर्ट लगाई थी डिस्पोजल कर दिया था कि ऐसी कोई घटना कारित होना नहीं पाया गया है और एविडेंसेस फेक हैं। वही रिपोर्ट जो है एसएसपी साहब क्या से जो प्रार्थना पत्र आपका आया है उनके पास, उस पर रिपोर्ट लगा के वापस एसएसपी साहब क्या भेज देते हैं। क्या हुआ? मुकदमा अभी भी दर्ज नहीं हुआ, लेकिन आपका एक कंप्लाइंस हो गया अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3। उसमें क्या है? उसमें किसी भी मजिस्ट्रेट को
एनी मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू टेक एक्शन टू पास ऑर्डर टू लॉज अ FIR। तो आपने जो सेक्शन 156 का जो सब सेक्शन 3 है उसका एक कंप्लाइंस कर लिया है पहले ही, कि आपने एक SSP साहब को प्रार्थना पत्र दे दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने किसी अधिवक्ता से मिलना है और उनको पूरी बात बतानी है कि भाई साहब ये घटना हुई थी, हम थाने गए, हमारी FIR नहीं लिखी गई, हमने SSP साहब को एक प्रार्थना पत्र भी भेज दिया और ये कंप्लाइंस कर लिया है, लिहाजा आप हमारा एक मुकदमा, एक एप्लीकेशन संबंधित न्यायालय में दाखिल करवा दें। तो जो आपके अधिवक्ता होंगे वो आपकी घटना को पूरा ड्राफ्ट कराएंगे। उसके लिए एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156 सेक्शन सब सेक्शन 3 के अंतर्गत वो प्रार्थना पत्र लिखवाएंगे। उसमें एफिडेविट आपकी तरफ से लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, और जो आपने कंप्लाइंस किया था माननीय SSP साहब को, जो आपने प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें जो आपको पोस्टल रसीद मिली होगी रजिस्ट्री की, वो भी असल रसीद उसके साथ लगाई जाएगी, क्योंकि वो कंप्लाइंस है सेक्शन 56 सब सेक्शन 3 का। और वो मुकदमा आपका संबंधित जो कोर्ट होगी, जो थाजा थाना से संबंधित कोर्ट होगी, उस न्यायालय में दाखिल कर दिया जाएगा। उसके बाद माननीय न्यायालय क्या करेगा, माननीय न्यायालय संबंधित थाना से उस एप्लीकेशन के बिहाफ पे रिपोर्ट मंगा लेगा, क्या ऐसी कोई घटना हुई है, अगर हुई है तो इस संबंध में क्या हाजा थाना में कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं दर्ज है, इस संबंध में रिपोर्ट तलब हो जाएगी। 3-4 दिन की 5 दिन की डेट पड़ जाएगी और वो 5 दिन बाद वो रिपोर्ट आ जाएगी। अब आपके अधिवक्ता महोदय फर्दर उस रिपोर्ट को देखकर, क्योंकि मुकदमा दर्ज हुआ नहीं है आपका, तभी आप न्यायालय पहुँचे हैं, उसमें रिपोर्ट में भी यही आता है, ज़्यादातर यही देखा गया है कि ऐसी कोई घटना होना नहीं पाया गया है, ना इस घटना से संबंधित कोई भी मुकदमा हाजा थाना में दर्ज है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, अपना पल्ला झाड़ लिया। अब आपके अधिवक्ता महोदय कोर्ट के सामने एविडेंसेस रखेंगे, आर्गुमेंट करेंगे, और अगर एविडेंसेस सफिशिएंट लगेंगे कोर्ट को, जो भी एविडेंसेस वो बताएंगे, फाइनल आर्गुमेंट करेंगे, तो कोर्ट उसमें अंडर CRPC अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत ऑर्डर कर देगा और आपकी FIR दर्ज हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी FIR जो कि थाना द्वारा दर्ज नहीं हो रही थी, वो माननीय न्यायालय के आदेश के द्वारा, सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा आपका FIR दर्ज हो गई। ये तो आपकी एक रेमेडी हो गई। जो काम वहाँ से नहीं हो रहा था वो आपने न्यायालय जाकर न्यायालय की शरण लेकर वो काम करा लिया अपना, क्योंकि आप सही थे, आपके एविडेंसेस सही थे। अब मान लीजिए इसमें एक चीज़ और देखने को आई है कि हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा ही नहीं है, क्योंकि हम गए थे, पहले भी उन्होंने हमारे प्रार्थना पत्र पे डिस्पोजल कर दिया था, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव में है विपक्षियों के, अभियुक्तों के, तो हमें तो भरोसा नहीं है कि मैंने FIR लिखाई और वो उसमें चार्जशीट करेंगे, वो बल्कि FIR करके उसको छोड़ देंगे और अभियुक्त खुलेआम घूमेंगे। तो उसमें आपके अधिवक्ता महोदय माननीय न्यायालय से आर्गुमेंट के टाइम पे ये कह सकते हैं कि साहब हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा नहीं है और लिहाजा हमारी जो FIR है उसका ऑर्डर ना करके हमारे मुकदमे को एज अ कंप्लेंट केस दर्ज कर लिया जाए और उसका विचारण माननीय न्यायालय द्वारा किया जाए, क्योंकि हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा नहीं है। तो उसमें माननीय न्यायालय एक आदेश पास कर देगा। अब आपका FIR के लिए आदेश नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्रेयर अब चेंज हो गई है। अब आपकी प्रेयर हो गई है कि आप अपने मुकदमे को एज अ कंप्लेंट केस ट्रीट कराना चाहते हैं। तो उसमें माननीय न्यायालय मुकदमे की जो एविडेंसेस हैं उनको देखते हुए, उनको समझते हुए और आपकी प्रेयर के मद्देनज़र कंप्लेंट केस का ऑर्डर पास कर देंगे। तो जब आपका मुकदमा एज ए कंप्लेंट केस प्रोसीड हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, तो फिर आपको जो बयान, अगर FIR दर्ज होती तो आपको पुलिस के पास जाना पड़ता या पुलिस आपके पास आती और अंडर सेक्शन 161 के अंदर आपके बयान होते वहाँ पे। लेकिन जब कोर्ट विचरण करेगा, कोर्ट मुकदमे को समझेगा और ट्रायल अपने यहाँ चलाएगा, तो कोर्ट माननीय न्यायालय के अंतर्गत वादी मुकदमा के बयान अंडर सेक्शन 200 CRPC में होंगे। सबसे पहले जो वादी हैं उसमें जो कंप्लेनेंट हैं उनके बयान होंगे सेक्शन 200 CRPC में। उसके बाद जो बयान रिकॉर्ड होंगे अलग अलग नियत तिथि पर रिकॉर्ड होंगे, तो जो उसके बाद बयान रिकॉर्ड होंगे वो किसके होंगे, गवाहों के। तो उसमें आपको एक बात बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है
कि जो गवाह उसमें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्ट में, जो आपकी तरफ से जो गवाह जा रहे हैं, वो सारे फैमिली मेम्बर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको ऑर्डर के टाइम पे दिक्कत करेगी। क्योंकि अगर कोई घटना हुई है, कोई घटना कारित हुई है, तो उसमें स्वतंत्र गवाह भी होंगे जिनका आपसे कोई रिलेशन नहीं होगा, मतलब मोहल्ले में कुछ लोगों ने देखा होगा, या कुछ और लोग होंगे जो आपको बिलोंग नहीं करते होंगे, आपके रिलेशनशिप में नहीं होंगे, आपके फ्रेंड जोन में नहीं होंगे, वो एक स्वतंत्र गवाह होंगे। अगर इफ़ यू कैन प्रोड्यूस दीज काइंड्स ऑफ एविडेंसेस इन कोर्ट, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा और आपके लिए फेवर में जाएगा। तो पहले आपके बयान होंगे अंडर सेक्शन 200 CRPC, फिर गवाहों के अंडर 202 CRPC। 200 के बयान हो गए, 202 के बयान हो गए। अगर इसके बाद आप फर्दर कोई और एविडेंस कोर्ट में पेश करना चाहें तो फेरिस के साथ पेश कर सकते हैं, या कुछ और आपको पेश करने तो फोटोकॉपीज आप दाखिल कर सकते हैं न्यायालय में। अब जब आपने सारे गवाहियाँ करा दी, अपनी गवाही दे दी, उसके बाद जब सारे साक्ष्य पूर्ण हो जाएंगे, एविडेंसेस पूर्ण हो जाएंगे, तो फिर आपका केस जो कंप्लेंट केस ट्रीट हुआ था वो फाइनल आर्गूमेंट पे आ जाएगा। उसके लिए एक डेट फिक्स हो जाएगी। उस नियत तिथि पे आपके अधिवक्ता आपके एविडेंसेस के लिहाज पे बिहाफ पे माननीय न्यायालय के समक्ष आर्गूमेंट करेंगे। इसमें कोई भी रोल अभियुक्त गण का नहीं है। इवन दे आर इन्फॉर्म्ड कि कोई उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, बट दे कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कोर्ट रिलेटेड टू दिस केस। आप बात पहले ये समझ लीजिए। उसके बाद आपके अधिवक्ता महोदय बहस करेंगे और माननीय न्यायालय को सारे तथ्य बताएंगे कि किस किस तरह से क्या हुआ, और उनको पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा नहीं है, दैट्स व्हाई दे केम टू कोर्ट एंड द केस वाज ट्रीटेड एज अ कंप्लेंट केस। वो सारे फैक्ट्स बताएंगे। उसके बाद आपकी फाइल ऑर्डर पे रिजर्व हो जाएगी। मीनवाइल कोर्ट अगर चाहे तो अपनी संतुष्टि के लिए माननीय न्यायालय अंडर सेक्शन 202 सब सेक्शन 1 के CRPC के अंतर्गत थाने से दोबारा रिपोर्ट मंगा सकती है। जो दोबारा रिपोर्ट मंगाई जाती है उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है क्या ये वाकई घटना हुई है। हाजा थाना जिस भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को वो रिपोर्ट फॉरवर्ड होगी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, वो ऑफिसर उस प्लेस पे जाएगा, कुछ लोगों से पूछेगा कि हाँ भाई ऐसी घटना हुई है कि नहीं हुई है, किसने देखा था, या जो गवाह आपने प्रोड्यूस करे हैं कोर्ट में, जो गवाह आपने गवाही करवाई है कोर्ट में, उन गवाहों को दोबारा बुला के उनके बयान दोबारा ले सकते हैं, और वो फर्दर वो अपनी रिपोर्ट जो माननीय न्यायालय ने अंडर सेक्शन 202 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत मंगवाई थी वो सबमिट कर देंगे। जब वो रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर माननीय न्यायालय दोबारा आपको आपके अधिवक्ता को सुनेगा और फिर से आर्गूमेंट होगी। फर्दर आर्गूमेंट के बाद आपकी फाइल ऑर्डर पर रिजर्व हो जाएगी। अब क्या है, अब माननीय न्यायालय द्वारा जो आपके अधिवक्ता महोदय ने बहस करी है उसको समझा जाएगा, मुकदमा पढ़ा जाएगा। अगर संतोषजनक फैक्ट्स हैं, एविडेंसेस हैं, तो तलबी आदेश हो जाएगा उचित धाराओं में। जो धाराएं बनती हैं, मारपीट की धाराएं हैं तो अंडर सेक्शन 223 IPC में, जान से मारने की धमकी देना अंडर 506 IPC सेक्शन में, या फिर और भी कोई गंभीर अगर अपराध है तो उसकी धाराओं में तलबी आदेश हो जाएगा और एक्यूज्ड अभियुक्त गण जो हैं माननीय न्यायालय द्वारा सम्मन द्वारा तलब कर लिए जाएंगे। और अगर माननीय न्यायालय को ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसी घटना होना ठीक नहीं है और एविडेंसेस सफिशिएंट नहीं है, तो अंडर सेक्शन 203 CRPC आपकी पिटीशन, आपकी एप्लीकेशन खारिज कर दी जाएगी। तो दिस वाज अ रेमेडी कि अगर आपका थाना आपकी FIR नहीं दर्ज कर रहा है तो आप कैसे 156(3) में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत कैसे रेमेडी पा सकते हैं, कैसे FIR दर्ज करा सकते हैं, और अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा नहीं है तो कैसे एज ए कंप्लेंट केस आप जा सकते हैं और माननीय न्यायालय द्वारा आपके मुकदमे का विचारण किया जा सकता है। अगर दोस्तों आपको कोई भी और क्वेश्चंस हो इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।